देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों जय हिंद। हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। कानून के मशवरे और कानून की दो बातें। कानून के मशवरे और कानून की दो बातें इस सेगमेंट में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम धन्यवाद करते हैं। दोस्तों कानून के मशवरे और कानून की दो बातें इस सेगमेंट में हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारा इस कानून के मशवरे और कानून की दो बातें इस सेगमेंट में हमारे चर्चा का विषय है क्या है पुलिस कस्टडी और क्या है न्यायिक हिरासत। दोस्तों ये जो हम कानून की जानकारी जो नियमित रूप से हमारे ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो कानून के बारे में प्राथमिक बातों को जानना चाहते हैं, जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग एनजीओ चलाते हैं और कुछ लोग राजनीति में सक्रिय है या राजनीति पर पार्षद, विधायक या सांसद के रूप में वो कार्यरत है, या जो छात्र और छात्राएं कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और एलएलबी पार्ट 1 को है, एलएलबी सेकेंड ईयर को है, एलएलबी फाइनल को है, या जिन्होंने हाल ही में ही लॉ की डिग्री हासिल की है, इन लोगों को प्राथमिक कानून की जानकारी हो, इसलिए हम ये कानून के मशवरे और कानून की दो बातें इस सेगमेंट में नियमित रूप से कानून के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों पुलिस कस्टडी रिमांड, पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी या मैजिस्ट्रियल कस्टडी, ये क्या है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बारे में जानकारी देने से पहले हम इसमें का सेक्शन 57 का जिक्र आपसे करते हैं। कलम धारा 57 सेक्शन 57 ये धारा क्या कहती है कि जब भी कोई शख्स, कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उस अपराधी को पुलिस हिरासत में ले लेती है, तब पुलिस थाने में लाने के बाद उस अपराधी को पुलिस अधिकारी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसे अदालत में पेश करना होता है। तो कितने समय में उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, पुलिस जांच अधिकारी ने उस अपराधी को नज़दीक के संबंधित अदालत में, न्यायालय में कितने समय में पेश करना ज़रूरी है? तो इस सेक्शन 57 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब भी पुलिस किसी अपराधी को अपने हिरासत में लेती है और उसे थाने में लाती है, तो थाने में अपराधी को लाने के बाद 24 घंटे के भीतर में उसे संबंधित अदालत में, न्यायालय में पेश करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर में उसको किसी भी हालत में न्यायालय में पेश करना होता है। अभी कुछ लोगों के सवाल होंगे कि मान लो
एक आध अपराधी है जिसने एक शहर में अपराध किया है, मान लीजिए अमरावती में अपराध किया है और वो अपराधी नागपुर में जाकर छिप गया है और अमरावती की पुलिस वहाँ गई, उन्होंने नागपुर में उस अपराधी को पकड़ लिया और नागपुर से अमरावती के थाने में लाने में यदि पुलिस को 2 घंटे का समय लगता है तो ये 2 घंटे का समय इसमें गिना नहीं जाता। यानी नागपुर में पकड़ने के बाद उनको फिर अमरावती के संबंधित अदालत में 26 घंटे के भीतर में उनको उस आरोपी को, उस अपराधी को पेश करना पड़ेगा। कानून ये कहता है कि जो समय की जो काउंटिंग है वो समय की काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? समय की काउंटिंग होती है जब अपराधी को पुलिस थाने में लाया जाता है। पुलिस थाने में लाने के बाद 24 घंटे के भीतर में उस अपराधी को संबंधित अदालत में, संबंधित न्यायालय में पुलिस जांच अधिकारी को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसको पेश करना होता है। ये है सेक्शन 57। अभी कौन से सेक्शन के तहत पुलिस कस्टडी, जिसे हम पुलिस कस्टडी रिमांड PCR शॉर्ट में कहते हैं, कौन से सेक्शन के तहत में मांगी जाती है और यह पुलिस कस्टडी रिमांड कौन से अपराधों में मांगी जाती है और यह पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग कौन करता है? तो ये जो हमारे पास में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो किताब है इसमें सेक्शन 167 है। 167 धारा 167 के तहत में न्यायालय में, अदालत में जो सरकारी अधिवक्ता, सरकारी वकील, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पुलिस प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वो डिमांड करता है और न्यायाधीश को रिक्वेस्ट करता है, अपना युक्तिवाद करता है कि इस अपराधी को पुलिस कस्टडी दी जाए और उसमें वो डिमांड करता है कि इसको 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए, इसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। ऐसी जो डिमांड है वो अदालत में न्यायाधीश के सामने सरकारी वकील, सरकारी अधिवक्ता करता है। अभी कौन से अपराधों में पुलिस कस्टडी की डिमांड अपराधी के लिए सरकारी अधिवक्ता द्वारा की जाती है? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस यदि अपराधी ने किया है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में ऐसा कह सकते हैं कि जिस ऑफेंस में 7 साल या 7 साल से ज़्यादा सज़ा हो, ऐसे अपराधों में पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड अपराधी के लिए की जाती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। जैसा अभी कौन से अपराध के लिए? चोरी के अपराध के लिए, रेप के अपराध के लिए, मर्डर के अपराध के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के अपराध के लिए, डकैती के अपराध के लिए। और एक इंडियन पिनल कोड 353 यह अपवाद है, सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है, आपराधिक बल का यदि प्रयोग करता है, या जो कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी कोई कानूनी तरीके से सरकारी काम कर रहा है और उसके काम में कोई अगर व्यवधान अगर पैदा करता है तो उस शख्स के खिलाफ में 353 इंडियन पिनल कोड 353 के तहत मामला दर्ज होता है। इसमें सजा का प्रावधान है 2 वर्ष का और महाराष्ट्र
स्टेट ने इसमें अमेंडमेंट करके इसमें सजा के प्रावधान को बढ़ाया है और महाराष्ट्र राज्य में 353 के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है। अब मुझे बताइए कि इसमें तो 7 साल से कम सजा है, लेकिन इसमें 7 साल से कम सजा होने के बावजूद भी ये जो अपराध है ये सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में किया है और सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी सुरक्षित हो, इसलिए इस ऑफेंस को नॉन बेलेबल किया गया है। तो 353 में भी आज के कानून के तहत में पीसीआर की डिमांड की जा सकती है। तो हमने बताया कि नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस है जिनमें 7 साल या 7 साल से ज़्यादा सजा का प्रावधान है, लेकिन ये एक अपवाद है। इंडियन पिनल कोड 353 इसमें सजा का प्रावधान केवल 2 साल का है और महाराष्ट्र राज्य में 5 साल का है, लेकिन इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दिया गया है और इसलिए 353 में भी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगने का प्रावधान है। अभी आगे हम जानकारी देंगे कि पुलिस कस्टडी रिमांड की क्यों मांग की जाती है। अपराधी ने अपराध किया, वो अपराध किसी पुलिस अधिकारी के सामने नहीं किया, किसी न्यायिक अधिकारी के सामने नहीं किया और इसलिए उस अपराधी ने वो अपराध किस तरीके से किया, उस अपराधी ने अकेला किया या उस अपराध में उसके साथ और कितने लोगों का सहभाग था, वो अपराध उसने अपने खुद के मर्जी से किया या वो अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति ने उसे कहा, वो अपराध करने के लिए उसने क्या उस विक्टिम को क्या बेहोश किया था, क्या किसी बेहोशी के दवा का इस्तेमाल किया गया था या उसने उस विक्टिम को क्या कोई नशे की गोली खिलाई थी या कि उसने क्या विक्टिम को जहर पिलाया था, उसने वो बेहोश करने की दवा या वो जहर वो कौन से मेडिकल दुकान से खरीदा था या कौन से क्या बोलेंगे एग्रीकल्चर के जो पेस्टिसाइड बेचते हैं वो दुकान से खरीदा था, क्या उसने इस अपराध को अंजाम पहुंचाने के लिए क्या किसी वाहन का इस्तेमाल किया था, क्या उसने इस अपराध को करने के लिए क्या किसी घातक शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था और वह अपराध करने के बाद उसने उस विक्टिम के कपड़े या जो भी अपराध में उसने शस्त्रों का इस्तेमाल किया उसने वो कहाँ छिपा के रखे। तो ये सारी जानकारी अपराधी से हासिल करनी होती है। अगर चोरी में किया होगा तो उसने कौन से जेवरात चुराए, सोने के जेवरात कितने चुराए, चांदी के जेवरात कितने चुराए, घर में अपने घर में कितने जेवरात रखे या उसने वो जेवरात कहीं किसी सोने के दुकान में क्या वो जेवरात बेचे हैं, ये सारी जानकारी हासिल करनी होती है। और ये सारी जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस को उस अपराधी को पुलिस लॉकअप में रखने की इजाज़त चाहिए होती है और सरकारी अधिवक्ता ये न्यायालय के सामने वहाँ पर अपनी युक्तिवाद को पेश करके न्यायालय से अदालत से पीसीआर को मंजूर कर लेता है। अब किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया या किसी व्यक्ति ने चोरी की, किसी व्यक्ति ने सोने के जेवरात चुराए या किसी व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चुराई या किसी व्यक्ति ने 4 व्हीलर चुराई या किसी व्यक्ति ने अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस किया या किसी व्यक्ति ने डकैती डाली या किसी व्यक्ति ने
किसी व्यक्ति ने एक बड़ा बड़ा अपराध किया, तो ये सारी बातों का युक्तिवाद सरकारी वकील को न्यायालय में न्यायाधीश के सामने करना होता है। अब कितने दिन की मैक्सिमम पुलिस कस्टडी रिमांड अदालत न्यायाधीश ग्रांट कर सकते हैं? तो मैक्सिमम 15 दिनों तक मैक्सिमम जो पीरियड दिया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 167 में 15 दिन तक अपराधी को पुलिस कस्टडी रिमांड यानी पुलिस के कब्जे में, पुलिस के लॉकअप में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जा सकता है। तो क्या एक सवाल आपके मन में होगा, क्या एक ही अटेम्प्ट में, एक ही ऑर्डर में क्या जज एकदम से वन टाइम 15 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ग्रांट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी अदालत का न्यायाधीश किसी भी अपराधी को एक ऑर्डर में, एक समय में 15 दिन की कस्टडी नहीं दे सकता है। वो पहले एक 7 दिन की कस्टडी या 5 दिन की कस्टडी या 3 दिन की कस्टडी, फिर पुलिस तहकीकात करेगी। अगर पुलिस की तहकीकात पूरी हो गई तो कस्टडी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। अगर पुलिस को लगा कि और इन्वेस्टिगेशन करना है तो और अदालत, न्यायाधीश पुलिस कस्टडी को बढ़ाकर दे सकता है। लेकिन एकदम से एक समय में 15 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड अदालत ग्रांट नहीं कर सकती। वो टुकड़ों टुकड़ों में अदालत दे सकती है, न्यायाधीश दे सकते हैं। पहले 7 दिन, अगर तहकीकात पूरी नहीं हुई तो बाद में 3 दिन, बाद में 2 दिन, इस प्रकार से मैक्सिमम 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमांड दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये हो गई पुलिस कस्टडी। अभी एक मशवरा देना चाहेंगे कि किन किन मुद्दों पर, मान लीजिए सरकारी अधिवक्ता ने एक मर्डर के आरोपी के लिए 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की दरखास्त की, तो ऐसे स्थिति में डिफेंस लॉयर क्या कर सकता है और पुलिस कस्टडी जो रिमांड है वो अपने आरोपी को कम से कम मिले, इसलिए कौन से ग्राउंड उसमें हैं। मान लीजिए वो जो अपराधी है सीनियर सिटीजन है, जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, तो ये भी एक ग्राउंड हम पीसीआर की समय को कम करने के लिए आर्गुमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर अपराधी या आरोपी हार्ट पेशेंट है, हृदय रोगी है या अस्थमा का पेशेंट है, जिसको बार बार अस्थमा के अटैक आते हैं और कहीं लॉकअप में रखने के बाद उस हार्ट पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है ज़्यादा समय रखने में, या अस्थमा पेशेंट को अस्थमा का अटैक आ सकता है। ऐसे स्थिति में हार्ट पेशेंट का जहाँ भी इलाज चल रहा होगा, अस्थमा पेशेंट का जहाँ भी इस्तेमाल चल रहा होगा, वो मेडिकल के जो प्रिस्क्रिप्शन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं और आर्गुमेंट कर सकते हैं कि अपराधी को 7 दिन की या 9 दिन की अगर बड़ी समय सीमा तक अगर पुलिस कस्टडी रिमांड में अगर रखा जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है, अस्थमा का अटैक आ सकता है और लॉकअप में और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो सकती है। तो हार्ट पेशेंट के ग्राउंड पे और अस्थमा पेशेंट का ग्राउंड हम कोर्ट में हम उसमें युक्तिवाद करके पीसीआर की जो समय सीमा है उसको हम कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। यदि अपराधी हाई बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, इस मुद्दे पे भी पीसीआर की समय सीमा को कम कर सकते हैं। अगर अपराधी डायलिसिस का पेशेंट है, जिसको
बार बार उसके किडनी पेशेंट है और उसको बार बार डायलिसिस करना पड़ता है, उसके शरीर का खून बदलना पड़ता है, तो वो डायलिसिस के जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है उसको कोर्ट के सामने पेश हम कर सकते हैं। और ये मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जो सरकारी अधिवक्ता ने मान लीजिए 10 दिन का पीसीआर मांगा है या 9 दिन का पीसीआर मांगा है या 7 दिन का पीसीआर मांगा है, तो डिफेंस लॉयर वहाँ पर अपने आरोपी के लिए डिफेंस करते समय, बचाव करते समय मेडिकल ग्राउंड का कारण देके वो 7 दिन की जो पीसीआर की डिमांड की है, 9 दिन के पीसीआर की जो डिमांड की है और 10 दिन के पीसीआर को जो डिमांड की है, उसको न्यायालय से दरखास्त कर सकता है कि कम से कम पीसीआर अपराधी को दिया जाए। और ऐसे स्थिति में मेडिकल ग्राउंड के आधार पे अदालत 2 दिन का या 3 दिन का या 1 दिन का पीसीआर दे सकती है। अभी कौन से स्थिति में अदालत पीसीआर रद्द करती है या कौन से स्थिति में अदालत पीसीआर नहीं देती है, तो बहुत 100 में एकाध रेयर केस होती है। मान लो एकाध व्यक्ति ने मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद में मर्डर वेपन लेकर खुद पुलिस थाने पहुंच गया है और पुलिस थाने में जाकर उसने खुद अपराध को कबूल किया है, उसने स्टेटमेंट दे दिया है और घटना कैसी घटी सारी जानकारी, मर्डर क्यों किया वो भी सारी जानकारी पुलिस को दे दी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी है, मर्डर कैसे किया उसकी भी सारी जानकारी दे दी है, कौन सा वेपन इस्तेमाल किया उसमें अपराध में उसकी जानकारी दे दी है और जो मर्डर वेपन है वो भी पुलिस के कब्जे में दिया है। तो ऐसे स्थिति में अगर पुलिस को लगता है कि सारी तहकीकात हो चुकी है, सारे एविडेंसेस अपराधी के खिलाफ में मिल चुके हैं, अपराधी ने अपराध को कबूल किया है, अपराधी से अभी कोई चीज़ रिकवर नहीं करनी है, कोई मर्डर वेपन रिकवर नहीं करना है, कोई जानकारी उससे हासिल नहीं करनी है, ऐसे स्थिति में अगर पुलिस से देती है न्यायालय के अधिवक्ता के, सरकारी अधिवक्ता के पास में, और सरकारी अधिवक्ता अगर अदालत में कहता है कि जो अपराधी है उसने अपराध को कबूल किया है, अपराधी ने सारी जानकारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी है, पुलिस जांच अधिकारी को दी है और उसने जो भी अपराध में जो मर्डर का जो अपराध किया उसमें जिस मर्डर वेपन का इस्तेमाल किया वो भी पुलिस के कब्जे में दिया है। अब इस अपराधी से कोई जानकारी लेना बाकी नहीं है और कोई मर्डर वेपन उससे हासिल करने की ज़रूरत नहीं है और इस अपराधी से कोई जानकारी हासिल करना नहीं है और कोई भी चीज़ इससे रिकवर नहीं करना है। ऐसे स्थिति में अदालत उस व्यक्ति का पीसीआर उसको नहीं देती है, लेकिन ये 100 में एकाध आपराधिक मामले में। और फिर हम आएंगे कि जुडिशियल कस्टडी क्या है या मैजिस्ट्रियल कस्टडी क्या है। अभी अपराधी को पकड़ कर लाया, उसके खिलाफ में अपराध दर्ज हो गए, नॉन बेलेबल, 24 घंटे के अंदर में उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सरकारी अधिवक्ता ने पीसीआर मांगा, पीसीआर उसको मान लीजिए 7 दिन का पीसीआर हो गया और पीसीआर में सारी जानकारी पुलिस ने हासिल कर ली। अब मान लीजिए जो डिफेंस लॉयर है उसने अगर जमानत के लिए अर्जी की और अगर अदालत को लगा कि इसको जमानत देने के बाद में यह आरोपी विटनेसेस जो होंगे उन पे दबाव डाल सकता है या वो यहाँ से भाग जा सकता है, कहीं गायब हो सकता है, या जो विक्टिम के रिश्तेदार है या जो विक्टिम है उनके ऊपर फिर जानलेवा हमला कर सकता है, सबूतों को मिटा सकता है, तो पीसीआर की सीमा खत्म होने के बाद में न्यायालय उसे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वो जुडिशियल कस्टडी
मैजिस्ट्रियल कस्टडी में भेजती है अदालत, और जुडिशियल कस्टडी का मतलब जेल के भीतर में उसे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, हमने आज आपको प्राथमिक जानकारी दी है कि किसी भी अपराधी को जब पुलिस थाने में लाया जाता है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 57 धारा 57 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर पुलिस जांच अधिकारी को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को संबंधित अदालत में और संबंधित न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होता है। ये उसके लिए कानूनी तरीके से बंधन कारक है। और हमने उसके बाद में सारी आपको जानकारी दी कि पीसीआर कौन मांग सकता है, कितने दिन तक पीसीआर दिया जा सकता है, उसकी क्या कमाल सीमा कितने हैं, कितने दिनों तक। हमने कहा कि 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमांड अदालत द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन एक समय में नहीं, एकदम में नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में दिया जा सकता है। और हम पीसीआर की सीमा कौन से ग्राउंड पे कम कर सकते हैं, तो मेडिकल ग्राउंड में हम कम कर सकते हैं। और पीसीआर कौन से सेक्शन के तहत मांगा जा सकता है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 167 के तहत में पीसीआर की डिमांड की जाती है। तो दोस्तों, आज हमने प्राथमिक जानकारी आपको दी है, और दोस्तों यह जानकारी आपको निश्चित रूप से फायदेमंद होगी, ऐसा हमें बिल्कुल विश्वास है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार कानून के मशवरे और कानून की दो बातें, कानून के मशवरे और कानून की दो बातें, इस सेगमेंट में हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे हम आपसे फिर रूबरू होंगे कानून के एक अलग और एक नए मुद्दे के साथ। अब एडवोकेट सुधीर एच तायडे को इजाज़त दीजिए। हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे आपसे इजाज़त लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारी कानून के मशवरे और कानून की दो बातें, इसमें की जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे, हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे या हमारे मोबाइल फ़ोन पे संपर्क करके आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेज सकते हो। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। अब हम अपने संवाद को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय संविधान, धन्यवाद।